हेलो बच्चों, मैं अमित जिंद्र हूँ। पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बच्चों आज हम क्लास 12th का लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को लेके हर एक छोटी बात, कंप्लीट चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। सारी बातें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस चैप्टर का समझ पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से, बहुत स्टार्टिंग से कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या क्या हम इसमें पढ़ा करते हैं और किस तरीके से इन सब सेमीकंडक्टर्स का यूज है। तो पूरी की पूरी कंप्लीट स्टडी सेमीकंडक्टर की आप देखते जाइए। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। भाई क्यों सेमीकंडक्टर, ये नया वर्ड कहां से आया जिंदगी में? तो आज के टाइम पर, आज के युग में जो मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं, उन सब में इस सेमीकंडक्टर का यूज है। यानी कि सभी के सभी जो अपने कंप्यूटर या फिर जो भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उसमें इस सेमीकंडक्टर को यूज किया गया है। क्यों सेमीकंडक्टर को क्यों यूज किया गया है? क्योंकि सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को अपने अकॉर्डिंग फ्लो करा सकते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है? करंट। तो एक्चुअली करंट के फ्लो को तब हम कंट्रोल कर ले, उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूं कि ये एक मेरे पास कोई मटेरियल है, ध्यान दीजिएगा, और इस मटेरियल में हमने यहां से एक पोटेंशियल डिफरेंस देके करंट फ्लो कराने की कोशिश की, तो हमने देखा कि इसमें से करंट फ्लो हो गया। दैट्स ऑल राइट, करंट चला गया। फिर हमने देखा चलो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हैं, तो हमने इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया, तो वहां भी करंट फ्लो हो गया। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम दे इसको? इसको सर कह दीजिए आप कंडक्टर, क्योंकि भाई ये तो क्या करता है, ये तो करंट फ्लो कराता है, करंट को कंडक्ट करता है, तो इसका नाम कंडक्टर दे दीजिए। अच्छा, अगला फिर मैंने एक मटेरियल लिया, उसमें देखा, उसमें मैंने इधर से करंट फ्लो कराया तो करंट फ्लो नहीं हुआ। मैंने दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया, इधर से करंट फ्लो करा के देखा तो भी करंट फ्लो नहीं हुआ। यानी कि इसमें करंट फ्लो होता ही नहीं। क्या नाम दे? इंसुलेटर। अब ये पूरी की पूरी कहानी, पूरी स्टडी हमने कर ली थी, ये सब पढ़ लिया था। अब हमने देखा एक और भी अजीब तरह का मटेरियल इस दुनिया में पाया जाता है, इस नेचर में पाया जाता है। हमने क्या किया कि इधर से करंट फ्लो कराया, इधर से करंट फ्लो कराया तो करंट का फ्लो हुआ, करंट यहां से फ्लो हो गया। लेकिन तब हमने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया, ऐसा इधर, तो करंट फ्लो नहीं हुआ। यानी कि यहां तक कि एक मटेरियल में से एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएं तो करंट फ्लो हो, और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएं उसी मटेरियल में से तो करंट का फ्लो मत हो। इस तरह के मटेरियल को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स बोलना भी चाहिए, क्योंकि कभी वो कंडक्टर और कभी वो कंडक्टर नहीं, इसलिए क्या नाम रखा? सेमीकंडक्टर। और ये एक ऐसी बात है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है, तो इस सेमीकंडक्टर में इस डायरेक्शन में तो करंट फ्लो होगा, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में चेक करोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि हमारी मर्जी है कि हम उस करंट को, उस इलेक्ट्रॉन को कैसे फ्लो कराएं। हम इसको इंटेलिजेंस दे सकते हैं, हम इसको नॉलेज दे सकते हैं, हम इसको बता सकते हैं, इसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि आप सर्दियों में करंट फ्लो कराइएगा, गर्मियों में नहीं। तब आपको मैं दिखूं तो करंट फ्लो कराइएगा, कोई दूसरा दिखे तो नहीं। ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीजें हम आज के युग में, आज के टाइम में पढ़ रहे हैं, और जिनका यूज करके हम उसे पढ़ रहे हैं वो है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर की स्टडी को हम लोग अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, और ये मटेरियल्स जो हैं, इस दुनिया के जो मटेरियल्स हैं, उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, किस तरीके से उनको कैटेगराइज किया गया कि भाई साहब वो कंडक्टर वाली फील्ड में आएंगे, यानी कि कंडक्टर वाली कैटेगरी में आएंगे, या फिर वो इंसुलेटर वाली कैटेगरी में आएंगे, या फिर वो सेमीकंडक्टर वाली कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन करने जा रहे हैं सॉलिड मटेरियल्स का, यानी कि मटेरियल्स का या सॉलिड्स का। किस बेसिस पर? बेसिकली हम इनको डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पर। तो अभी टॉपिक का नाम आप अपने नोटबुक में चिपका दें, क्या? That is classification of material or solids on the basis of electrical properties. Classification of solids on the basis of electrical properties. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे कैसे सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया, ये हमारा अब टॉपिक है। तो बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिकल पे कैसे, जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कोई करंट फ्लो करा दे तो कंडक्टर कह देते हैं। कौन?
क्या उसकी कंडक्टिविटी, कोई करंट ना फ्लो कराए तो उसको हम रेजिस्टर कहते हैं, मतलब बेसिकली उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। कौन, कितनी रेजिस्टिविटी, कोई कभी करंट फ्लो कराए कभी करंट ना फ्लो कराए उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्यों भाई, कितनी कंडक्टिविटी कितनी रेजिस्टिविटी, तो उस कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की वैल्यू पे बेस्ड हम डिसाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि कौन तो कंडक्टर्स की कैटेगरी में आएगा, कौन इंसुलेटर की कैटेगरी में आएगा, कौन आपका सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। तो उसको कैटेगराइजेशन करने के लिए हमने यहाँ पे टेबलेट फॉर्म में टेबल बनाई। हमने देखा कि भाई अगर मान लीजिए कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, मेटल्स की बात कर रहा हूं, तो उस मेटल्स में करंट फ्लो यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दो तरीके से चेक की जा सकती है। एक तो उसकी रेजिस्टिविटी चेक करके, और दूसरा उसका कंडक्टिविटी चेक करके। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेसिस पर, यानी कि रेजिस्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से और कंडक्टिविटी को हम लोग लिखते हैं सिग्मा से। तो मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, करीब 10⁻² से 10⁻8 इतनी कम होती है, क्योंकि वो ओम मीटर, इसकी यूनिट भी लिख देता हूं मैं यहां पे साथ साथ, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ऑलराइट, अब यहां से जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर्स की, बेसिकली मेटल्स की, वो इतनी कम है, यानी कि देखिए 10⁻² से लेकर 10⁻8 तक है। इधर इसकी कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी काफी हद तक हाई है, 10⁻+2 से लेकर 10⁻+8 तक साइमन पर मीटर। अब यहां पर हम लोग अगर बात करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी काफी अच्छी, इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम, ये ज्यादा है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसकी कम है। तो ऐसा कौन है जो कंडक्ट कराता है, रेजिस्ट नहीं करता? कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी कि जितने भी कंडक्टर्स होंगे वो सब कंडक्टर्स इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंडर आएंगे। दूसरा हमने चेक किया सेमीकंडक्टर्स को भी भाई चेक किया इनके बेसिस पर कि बताइए उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या, उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या। तो उनकी जो रेजिस्टिविटी है, दैट रेजिस्टिविटी इज 10⁻5 to अप्रॉक्स 10⁻0। और उसकी कंडक्टिविटी की बात की तो कंडक्टिविटी भी उसकी काफी सही होती है, यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी भी है और कंडक्टिविटी भी है। तो कभी तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को यानी कि करंट को रोक लेता है, कभी वो उनको जाने देता है, फ्लो करा देता है। तो ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। उसके बाद हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। अब अगर हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर में, ध्यान से सुनना, इंसुलेटर में जो ये वैल्यू होती है दैट इज वेरी लार्ज, यानी कि ये तो उसको जाने देता ही नहीं, करीब 10⁻11 to 10⁻19। कई बार हम इसको ऐसा लिख देते हैं 10⁻2 to 10⁻8। यहां पर जो इसकी कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है, अप्रॉक्स 10 इसके अपोजिट -11 to 10⁻19। तो इसकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की कैसी है? बहुत ज्यादा रेजिस्टिव है, रोक लेते हैं। और कंडक्टिविटी कैसी है? बहुत कम, कंडक्ट कराते ही नहीं है। इसलिए तो बोला इंसुलेटर इनको इस तरीके से सेमीकंडक्टर में मॉडरेट टाइप होती है और कंडक्टर में रेजिस्टिविटी बहुत कम और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर पाए कि कैसे हम लोग क्लासिफाई करें, कैसे हम लोग बेसिकली इनको कैटेगराइज करें कि कौन बेसिकली कंडक्टर्स की लिस्ट में आएंगे, कौन सेमीकंडक्टर्स की में आएंगे और कौन इंसुलेटर के में आएंगे। तो यहां से हम लोगों ने ये पूरा डिसीजन लिया, पूरा डिसाइड किया इस टेबल के बेसिस पर। अच्छा, अब तब हमने डिसाइड कर लिया तो हमें अब स्टडी किसके बारे में करनी है? अब हमें सेमीकंडक्टर्स की स्टडी करनी है कि भाई सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं। तो अब सेमीकंडक्टर की टाइप की हम बात करें कि सेमीकंडक्टर कौन कौन है, तो सेमीकंडक्टर की स्टडी आई हम लोग अब कर लेते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूं इस टेबल को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं आपको सेमीकंडक्टर बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, और ये मैंने इसको हटाया। तो बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं वो क्लासिफिकेशन हमने सॉलिड्स का किया है, यानी कि मटेरियल्स का किया है कि अपने दुनिया में इस रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी को ये कहते हैं, इस कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी को ऐसा कहते हैं। और उन सब के बेसिस पर हमने देख लिया कि अपना जो सेमीकंडक्टर है वो सेमीकंडक्टर की क्या कंडक्टिविटी है और क्या उसकी रेजिस्टिविटी है, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई जो सेमीकंडक्टर्स है वो सेमीकंडक्टर्स भी डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कैसे? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट करता है, दैट इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, या हमें इसको फर्स्ट कहना चाहिए। फर्स्ट है वो क्या आपका एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। अब ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो हम अगर जर्मेनियम की बात करें और सिलिकॉन की बात करें
तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम लोग सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। दूसरे अगर मैं टाइप की बात करूं तो वो होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में कौन कौन आता है? तो इस कंपाउंड सेमीकंडक्टर के फर्दर दो पार्ट है। एक तो आपका है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा आपका है, उसमें दोनों ही ले लेते हैं बेसिकली, इसको तीन भी बढ़ाया करते हैं कई बार, इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक, फिर उसके बाद पॉलीमर्स। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अब ये जो आपका इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स है, उसमें जैसे नाम ले सकते हैं हम लोग, कैडमियम सल्फेट बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं GaAs, जर्मेनियम आर्सेनाइड कह सकते हैं, या इंडियम सल्फेट कह सकते हैं, इंडियम फॉस्फेट कह सकते हैं, यानी कि बहुत सारे अजीब अजीब से नाम, जिनको हम लोग कहते हैं कि ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। उधर अगर हम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करेंगे तो पॉलीपायरोल हो सकता है, पॉलीपायरोल एक नाम होगा, और पॉलीएनालिन हो सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स है वो पाए जाते हैं। आज के मैं अगर जमाने की बात करूं तो आज के टाइम पे बहुत एडवांस है हम सेमीकंडक्टर की इस स्टडी में। तो सेमीकंडक्टर्स की पूरी स्टडी में हम बहुत एडवांस है, तो वहां से ध्यान सुनना, वहां से पूरी की पूरी जो एक कहानी सेमीकंडक्टर की डेवलप हुई है वो 1990 के बाद हुई है। लेकिन हम जो अपनी स्टडी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए जो यूज करते हैं, वो आज भी जर्मेनियम और सिलिकॉन को ही बेस मान के चलते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन से हम पूरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेंगे। तो हमें इसमें से जो स्टडी करना है वो कौन है? वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है। अब यहां से जर्मेनियम और सिलिकॉन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और इनके प्रॉपर्टीज पे बेस, कौन सी प्रॉपर्टीज पे बेस हम स्टडी करते हैं। तो इन दोनों में एक बहुत खास बात होती है, बहुत खास बात, यानी कि राज की बात इनमें एक होती है। अब क्या होती है वो राज की बात भाई? तो राज की बात यह होती है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उससे क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये खास कैसे? तो देखिए, ये चेक कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम सिलिकॉन की बात कर लेते हैं या हम जर्मेनियम की बात कर लेते हैं। तो उनकी क्या क्या कैटेगराइजेशन होती है, किस तरह का बेसिकली उनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये ऐसे 1 2, शायद आपने केमिस्ट्री में ऐसा सीखा भी होगा, 2 4 2 8 4। तो यहां पे इसके इस वाले पार्ट में ऐसे 2 रहते हैं, फिर यहां पे कहीं ऐसे 8 रहते होंगे, और फिर यहां पे आपके फिर से आउटर मोस्ट सेल में 4 रहते हैं। यह हमने सिलिकॉन की बात की। अगर मैं सिमिलरली ऐसी आपसे बात करता हूं इसकी जर्मेनियम की, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फॉर्मेशन है वो होता है आई थिंक 2 8, आप बहुत बेहतरीन जानते होंगे, मुझसे भी अच्छा जानते होंगे, 18 और अगेन 4। तो इसमें कहीं 2 होते हैं, फिर उसमें कहीं 4 8 होते हैं, फिर उसमें 18 होते हैं, लास्ट में इसके पास भी कितने होते हैं, मैं सबसे आउटर मोस्ट बना रहा हूं, इसमें भी 4 होते हैं। यानी कि इसके भी आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, इसके भी आउटर मोस्ट में 4 होते हैं। अब इसके अंदर जगह कितनी होती है टोटल? फिर से इस बात को ढंग से समझना, मेरी बात पे ध्यान देना भाई साहब। अब क्या ध्यान देने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको? मैं ये बता रहा हूं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितनी जगह होती है। सिलिकॉन का मैं यहां पे लिख रहा हूं और जर्मेनियम का मैं इधर लिख रहा हूं, दोनों का साथ साथ लिख रहा हूं। ये सिलिकॉन की बात की गई, ये आपके जर्मेनियम की बात की गई। तो सिलिकॉन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? आंसर है 4 स्टेट है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है। इन 4 इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी भी होती है। एनर्जी आपने पढ़ा था एटम्स न्यूक्लियाई में कि एनर्जी के स्टेट्स होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा था सिंपली। एनर्जी के स्टेट कौन से होते हैं? एस और पी। अब जो एस और पी एनर्जी के स्टेट्स हैं, उस एनर्जी के स्टेट एस और पी में से जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उन चारों में से उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 तो एस टाइप की एनर्जी रखते हैं और 2 पी टाइप की एनर्जी रखते हैं सिलिकॉन के। इसी तरह जर्मेनियम के भी आउटर मोस्ट में कौन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। हमें अंदर वालों से कोई मतलब नहीं, 2 8 18 बाहर में जाए। इन 4 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी कैसी एनर्जी है? 2 एस टाइप वाली एनर्जी है और 2 आपकी पी टाइप वाली एनर्जी है ना। एस पी वाली एनर्जी आपने केमिस्ट्री में सीखी होगी। टोटल स्पेस कितना है उनके पास?
तो टोटल जो स्पेस है यानी कि टोटल जो जगह है कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो वो आपके 8 है भाई। 8 इसमें रह सकते हैं, 4 है और उन चारों के पास जो एनर्जी है, चारों इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो 2 के पास तो S वाली कैटेगरी की है और 2 के पास P वाली कैटेगरी की है। सिमिलरली इसके पास भी 8 रह सकते हैं, लेकिन है कितने, 4। इसके पास 2 S वाले हैं और 2 P वाले हैं, तो बाकी 4 का क्या है, बाकी 4 इसमें एम्प्टी है। टोटल कितने हैं, 8, 4 इसके फुलफिल्ड है, 4 इसके खाली है, खाली जगह है, इसके भी 4 खाली हैं भाई। तो 4 4 खाली हैं, 8 टोटल हैं, 4 भरे हुए हैं। 4 भरे हुए के पास 2 के पास एनर्जी एस की, 2 के पास एनर्जी पी की। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की कहानी हुई। बेसिकली जो एसपी वाली एनर्जी है ना, इस एसपीआई वाली एनर्जी की मैं कुछ आपसे बात बताना चाह रहा हूं। ये जो एसपी वाली एनर्जी है ये एक तरह से थ्योरेटिकल पार्ट है। कैसे, अगर मान लीजिए मैं किसी भी एटम की बात करूं, किसी भी आइसोलेटेड एटम की बात करूं, तो उस आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम एस स्टेट और पी स्टेट में बता सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम एस और पी में ना लेकर के, यानी कि उस आइसोलेट को नहीं लेकर के हम कोई 2 एटम को बहुत नजदीक 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 ले आए, रिपीट अगेन, आइसोलेट एटम है तो उसके पास एस और पी एनर्जी है, और अगर एटम आइसोलेट नहीं है, अकेला नहीं है, वो क्रिस्टल फॉर्म में यानी कि 2 एटम बहुत नजदीक नजदीक आ रखे हैं, तो उनकी जो एनर्जी का स्ट्रक्चर है, एनर्जी का जो लेवल है एस और पी का, वो एनर्जी का लेवल बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है भाई, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे 2 एटम को नजदीक नजदीक लेके आया, इनके इलेक्ट्रॉन रहते होंगे ऐसे बाहर, यहाँ न्यूट्रॉन मतलब इसका न्यूक्लियस रहता होगा, तो इनके जैसे मैं नजदीक लेके आ रहा हूं तो क्या हो रहा है, सबके डिस्टेंस कम ज्यादा हो रही है। तब सबके डिस्टेंस कम ज्यादा हो रही है, इनकी एनर्जी क्या हो रही है, इनकी एनर्जी लगातार बदल रही है। वजह क्योंकि U = KQ/R, तो इनकी डिस्टेंस बदल रही है, उस डिस्टेंस के बदलने से क्या हो रहा है, एनर्जी बदल रही है। अगर एनर्जी बदल रही है तो पहले तब ये अलग था, एक अकेला था, तो उस अकेले के पास एनर्जी एस और पी लेवल की थी, लेकिन तब ये किसी के क्रिस्टल फॉर्मेशन में आ गया या किसी के नजदीक आ गया, तो उसका जो एस और पी लेवल की एनर्जी थी, यानी कि एस और पी लेवल की जो एनर्जी उसमें रहती थी वो बिगड़ गई, यानी कि वो स्ट्रक्चर बिगड़ गया, वो एनर्जी क्या होगी, डिस्टर्ब हो गई। तो इस एग्जैक्ट चीज को समझाने के लिए हम एक डायग्राम सिस्टम पढ़ा करते हैं। एक डायग्राम से हम सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं कि कैसे एक आइसोलेटेड एटम के पास जो एनर्जी होती है एस और पी की, वो उनको नजदीक लाने से बिगड़ जाती है और फिर किस फॉर्मेट में वो एनर्जी आ जाती है। तो मैं यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इस सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास जो एनर्जी होती है वो एस और पी लेवल की नहीं होके कैसे हम उसको डिफरेंट तरह के एनर्जी लेवल डायग्राम्स में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे अब इससे आगे चल के क्लासिफाई करना है एनर्जी लेवल, यानी कि एनर्जी लेवल डायग्राम की फॉर्म में, किसको, अपने इस बेसिकली मटेरियल्स को। तो आप इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। राइट ऑन इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे लिख लें आप। हाँ, तो बच्चों हम इसमें देखेंगे, ये हमारे पास एक एनर्जी लेवल डायग्राम है, और इस एनर्जी लेवल डायग्राम में हम लोगों को 2 बातों का ध्यान रखना है कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंट द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, यानी कि जो एटम के बीच में स्पेसिंग है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एक एटम है तो किस तरह का उसका बिहेवियर होता है, एस और पी टाइप की एनर्जी होती है, और अगर वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाए एटम, तो उस तरीके से एस और पी कैसे सिस्टम बिगड़ जाता है और क्या एनर्जी के लेवल, क्या एनर्जी के स्टेट्स हो जाते हैं। और ये जो इसका वर्टिकल वाला पार्ट है, दैट इज रिप्रेजेंट्स एनर्जी, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ध्यान से सुनने वाली बात है, अभी मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारे पास जो SI था और जो जर्मेनियम था, सिलिकॉन या जर्मेनियम की जो बात हो रही थी, वहां पर टोटल 2 SK थे और 2 PK थे, 2 SK और 2 PK, टोटल होने चाहिए 8 यहां पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और यहां पे 8 में से क्या होते हैं, 8 में ऐसा होता है कि 2 तो PK होते हैं और 2 तो SK होते हैं और 6 तो PK होते हैं, 2S और 6P ऐसा होता है। तो इसमें से 2 SK हैं और इसमें से 2 PK हैं, 4 खाली, इसमें 2 SK हैं और 2 P हैं, तो यहां पे 4 P खाली, टोटल आपके पास कितने, 8 हैं। तो उस चीज को मैंने क्या लिखा कि ये S एनर्जी लेवल स्टेट, जिसको मैंने लोअर लेवल बोला है, ये यहां पे P एनर्जी लेवल स्टेट, जिसको मैंने अपर लेवल बोला है। टोटल कितने हैं, 6 P के पास होते हैं और 2 S के पास होते हैं, 6 और 2 8 हो गए, 6 n स्टेट्स और 2 n स्टेट्स। एक की बात करते तो ओनली मैंने 6 और 2 की बात की, और अगर n नंबर ऑफ एटम्स है तो मैंने किसमें बात की, n की टर्म्स में बात की, यानी कि मैंने यहां पे 6n बोला और यहां पे मैंने 2n बोला। अगर मैं n नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूं तो ये 6n स्टेट्स यहां पे हुई 6 और 2 यहां पे s की, तो 6 और 2 कितनी होगी, 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2n 6 वाले के पास है
6 वाले के पास कितने हैं? 2, ये 6p वाला पार्ट है, और 2 किसके पास है? 2 आपके s वाले के पास है। s वाले के पास कितने हैं? 2। तो आप चाहे जर्मेनियम की बात कर ली, आप सिलिकॉन की बात कर ली, किसी एक की बात करनी पड़ेगी आपको। तो टोटल एनर्जी स्टेट 6 और 2 8, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 2 इस s के पास और 2 उस p के पास। p के पास रह सकते हैं 6 और s के पास रह सकते हैं 2, इसलिए टोटल 8 और 4 की कहानी होगी। आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो अगर ये s और p दो लेवल के बेसिकली अपने पास एनर्जी लेवल्स हैं, उन लेवल्स की ये जो आइसोलेटेड एटम यानी कि अकेले अकेले एटम की बात कर रहे हैं रीजन ए में, रीजन ए में काफी ज्यादा स्पेसिंग उनके बीच है, बहुत दूर दूर है वो एक दूसरे से, बिल्कुल उसके पहुंच में नहीं है, यहां वहां पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इसके पास एनर्जी के कौन से लेवल है? पी और एस है। अब हमने क्या किया? अब हमने उनके बीच की डिस्टेंस को कम करना स्टार्ट किया। इस डायरेक्शन में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर इस डायरेक्शन में इंटर एटॉमिक स्पेस डिक्रीज हो रहा है तो उसके डिक्रीमेंट के साथ देखो क्या होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये यहां पर 2n इलेक्ट्रॉन्स थे, उन 2n इलेक्ट्रॉन के पास जो p लेवल की एनर्जी थी, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटना स्टार्ट हो गई और कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो गई। सिमिलर सेम कंडीशन, डिस्टेंस नजदीक होने से यानी कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम होने से ऐसे ही एस लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जी की सेहत पर भी असर पड़ा। वो भी कुछ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हुई, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हुई, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटना स्टार्ट हुई। जैसे जैसे हम रीजन बी पर पहुंचे तो रीजन बी में जाके हमने देखा कि इनकी एनर्जी स्टेट्स जो p और s हैं, वो एनर्जी स्टेट रखने वाले इलेक्ट्रॉन अब ऐसे दूर दूर जाकर के कोई s की तरफ जा रहा है, तो कोई p से ऊपर जा रहा है, तो कोई p से नीचे जा रहा है, तो कोई s से ऊपर जा रहा है, कोई s से नीचे जा रहा है। यानी कि एनर्जी s और p की एक्यूरेट बिल्कुल s और p में ही नहीं रही, कम ज्यादा होना स्टार्ट हो गई। तब हम रीजन सी में गए, तो रीजन सी में हमने जाके देखा कि यहां पर देखो ओवरलैपिंग हो गई है। ओवरलैपिंग से मेरा मतलब क्या है कि इस कंडीशन में जो कोई इस तरह का कोई लेवल नहीं कि भाई साहब आपको पी में रहना, आपको एस में रहना। जो भी वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन यहां भी पाया जाता है, यहां भी पाया जाता है, यहां भी पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, चाहे वो पी का रीजन हो चाहे वो एस का रीजन हो। यानी कि यहां पर उनके पास कोई बाउंड्री नहीं, एनर्जी लेवल एस और पी नहीं, इस लेवल पर ही इलेक्ट्रॉन पाया जाए ऐसा नहीं है, इस लेवल पर इलेक्ट्रॉन पाया जाए ऐसा नहीं है। किसी भी लेवल की आप बात कर लीजिए, नीचे से ऊपर ऐसे 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 जाते जाइए, हर लेवल पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। यानी कि यहां से S और P का जो सिस्टम था वो बिगड़ना स्टार्ट हो गया। और जैसे इसकी क्रिस्टल फॉर्म बनना स्टार्ट होती है, यानी कि वो एटम्स नजदीक आते 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 नजदीक आते जा रहे हैं, जैसे ही वो नजदीक आते जाते हैं और वो जब एक्चुअल स्पेसिंग में आ जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे नजदीक आते हैं जो उनका एक्चुअल स्पेसिंग है, या फिर मैं बोलूंगा उसका जो क्रिस्टल फॉर्मेट है, तो क्रिस्टल फॉर्म में जैसे ही एक दूसरे के बहुत नजदीक आते हैं, तो उस कंडीशन में हमें देखने को मिला कि यहां पर जो स्टेट थी वो स्टेट बिल्कुल S और P को खत्म कर गई, एक नई तरह की स्टेट एनर्जी की आ गई। क्या क्या? पहले तो क्या थे कि ऊपर अपर लेवल पे 6 स्टेट यानी कि 6 स्टेट्स हैं, और लोअर लेवल पे यानी कि इसके पास 2n स्टेट्स हैं। लेकिन अब हमने देखा कि नीचे भी 4n स्टेट है और ऊपर भी 4n स्टेट है। तो इसका मतलब जो टोटल 8 स्टेट्स थी, जो कि 6 और 2 में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, p और s की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, वो अब क्रिस्टल फॉर्म में आके यानी कि बहुत नजदीक आगे बिगड़ गई और 4 ऊपर हो गई और 4 नीचे हो गई। और हमने देखा यहां पर कि जो पर्टिकुलर पट्टा एक बैंड जैसा बना, इस पट्टे बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन यहां नीचे है और ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कि अब क्या हो गया कि 4 को, पहले क्या था कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 को नीचे रहना पड़ेगा, 2 को ऊपर रहना पड़ेगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, या तो वो 4 के 4 नीचे रह सकते हैं या फिर वो 4 के 4 ऊपर भी रह सकते हैं। तो यहां पर एक पर्टिकुलर S और P को खत्म करने के बाद नया एनर्जी का स्टेट, नया एनर्जी का डायग्राम हमें मिलने लगा, जिसमें ये एक बैंड हो गया जहां पर 4 रह सकते हैं और एक दूसरा हो गया जहां पर 4 रह सकते हैं। 6 और 2 का जो कॉन्सेप्ट था, S और P का जो कॉन्सेप्ट था, वो खत्म हो गया कब? एक्चुअल स्पेसिंग में, यानी कि तब वो क्रिस्टल की फॉर्म में आए। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन में इस तरीके से वो S और P का जो एनर्जी स्टेट्स था वो बदल जाते हैं, S और P का जो एनर्जी लेवल्स था वो बदल जाते हैं। पर्टिकुलरली वो इस तरीके से 4 और 4 में डिवाइड हो जाते हैं। अब इसके बाद की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहां से हमें 3 चीजें देखने को मिली। इस वाले पार्ट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये एक गैप क्रिएट हो गया, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहां से 3 बातें क्या सीखने को मिली हमें, जरा उसको भी सुन लीजिएगा। 3 बातें सीखने को हमें यहां से ये मिली, मैं इसके ऊपर हटा देता हूं इस वाले पार्ट को यहां से, और 3 बातों को मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वो हमें 3 पॉइंट्स क्या क्या क्लियरली मिले। ये आप डायग्राम साथ साथ बना भी सकते हैं चाहे तो, और मैं आपको टाइम भी दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट भी भले आप ले लेना। तो देखो क्या हुआ यहां से। सबसे पहली बात तो ये जो सबसे स्टार्टिंग में बात थी वो ये आई कि भाई इसके पास जो एक ये वाला जो बैंड बना यहां पर,
जिसको मुझे कहना चाहिए लोअर लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, क्योंकि इनके पास कैसा है, एनर्जी कम है, जिसको हमने क्या बोला, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, ये एक बैंड मतलब पट्टा, और इस वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 4n स्टेट्स हैं। यहां पर 4n स्टेट्स होगी। दूसरा पॉइंट यहां से क्लियर कट ये निकल के आया कि एक अपर एनर्जी लेवल भी है, अपर एनर्जी लेवल भी है, और इस अपर एनर्जी लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कंडक्शन बैंड। मैं बताऊंगा कि इनको वैलेंस बैंड क्यों कहते हैं, इनको कंडक्शन बैंड कहते हैं, इसमें हम बात करेंगे। उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। इसके पास भी अब 4n स्टेट्स हैं, और जो यहां पे बीच में गैप आ गया, तीसरा पॉइंट इसको भी हमें लिख देना चाहिए, दैट इज एनर्जी गैप। और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन एनर्जी गैप। एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। ये बेसिकली 3 पॉइंट बन गए, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप। और अब केवल इससे इस साइड वाले को भूल जाइए, इससे इस साइड वाले को भूल जाइए। यहां पर्टिकुलर एक्चुअल स्पेसिंग पे आके चेक करिए कि जो सिलिकॉन अपने नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन में पाया जाता है, एक्चुअल स्पेसिंग में पाया जाता है, उसके ये 3 पार्ट होते हैं। और इन 3 पार्ट्स के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अपने जो मटेरियल्स हैं इस दुनिया के, वो इस एनर्जी लेवल के बेसिस पर कैसे डिसाइड किए गए कि कौन इंसुलेटर होगा, कौन कंडक्टर होगा, कौन सेमीकंडक्टर होगा। लेकिन उससे पहले एक बात और, उससे पहले मुझे ये वैलेंस बैंड और इस कंडक्शन बैंड वाले पार्ट को खत्म करना चाहिए, तो मैं यहां पे कर देता हूं इसको। ठीक है भाई, सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन की बात करता हूं मैं। सिलिकॉन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो 4 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है, 4 खाली जगह है। अगर सिलिकॉन क्रिस्टल फॉर्मेशन में रहता है तो वो ऐसे रहेगा, इसके चारों तरफ ऐसा लैटिस बना रहेगा, पूरा जाल बना रहेगा इनका। यहां पे भी सिलिकॉन, यहां पे भी सिलिकॉन, यहां पे भी सिलिकॉन, हर जगह सिलिकॉन फैला हुआ है भाई सब। अब क्या हो रहा होता है कि इन सबके पास 4-4 हैं, और 4-4 की कमी है। सबके पास 4 तो हैं, लेकिन सबके पास 4 की ही कमी है। तो उस 4 की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, वो अपने पड़ोसी से एक एक उधार ले लेते हैं। कैसे, क्या कह देते हैं वो, उसको कह देते हैं भाई तू यहां से ऐसे चक्कर लगवा दे, 1 का 1, तू यहां से 1 का चक्कर लगवा दे तो क्या 2, तू यहां से 1 का चक्कर लगवा दे तो क्या 3, तू यहां से 1 का चक्कर लगवा दे तो 4। ऐसे मैं भी तुम्हें भेजता रहूंगा, ऐसे पड़ोसी वाले भेजते रहते हैं। यानी कि यहां पर जो ये 4-4, पता है तुम्हें बॉन्ड, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रिकल बॉन्ड भी कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स में लग रहा होता है। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली शेयरिंग से बना होता है। शेयरिंग मतलब यहां से इनके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, आराम से वो अपनी इस दुनिया में बिजी हैं। तो यहां से शेयरिंग चलती रहती है। इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर किस काम में लगे हुए हैं, तो उनको काम दे रखा है इसने, शेयरिंग का काम दे रखा है कि भाई साहब आप शेयरिंग करते रहिएगा। ठीक है, अब हमने अगर बाय द वे इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अगर मैं इसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का मेरा मतलब क्या था कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं मूव कराना चाहता हूं, तो क्या मैं इसके इलेक्ट्रॉन को मूव करा पाऊंगा? आंसर है नहीं, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी काम है शेयरिंग का, वो अब मूव क्यों करेंगे, वो तो अपना शेयरिंग किए जा रहे। क्या कोई फ्री है यहां पर, फ्री बैठा है क्या? नहीं, उनके पास ऑलरेडी काम है। क्या काम है? शेयरिंग करने का काम है, तो वो शेयरिंग किए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वो तो शेयरिंग कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसको कुछ एनर्जी दी, इसको हमने कुछ एनर्जी प्रोवाइड की। अब तब हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, तो एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या हुआ, मान लीजिए इनमें से किसी एक का इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के बाहर आ गया, उसको हमने कह दिया फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई उसको हमने फ्री की इलेक्ट्रॉन क्यों बोल दिया? उसको फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल दिया क्योंकि वो एक काम से फ्री हो गया। किस काम से फ्री हो गया? वो पहले शेयरिंग का काम कर रहा था। क्या वो शेयरिंग का काम कर रहा है? नहीं, अब वो शेयरिंग का काम नहीं कर रहा। अगर वो अब शेयरिंग से फ्री हो गया, शेयरिंग से बाहर आ गया, तो हमने उसको क्या बोल दिया? फ्री इलेक्ट्रॉन। और अब हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तब हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुआ। अब ये जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कंडक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन चलने से करंट कंडक्ट हुआ। यानी कि अब ये किसका काम कर रहा है? शेयरिंग का काम नहीं कर रहा। किसका काम कर रहा है? कंडक्शन का काम कर रहा है। तब ये शेयरिंग का काम कर रहा था, तो हमने कहा था ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी,
ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंसिंग का काम कर रहा था, यहां पे घूम रहा था, ये शेयरिंग का काम कर रहा था। इसकी एनर्जी उस टाइम पे कैसी थी? कम थी। तब हमने इसको एनर्जी दी, तो इसको एनर्जी देने से क्या हुआ? तो इसको एनर्जी देने से ये कंडक्शन का काम करने लग गया, यानी कि एनर्जी इसकी अपर स्टेट की होगी, इसकी एनर्जी बढ़ गई। तो जो लोअर, नीचे की जो एनर्जी है, लोअर लेवल की एनर्जी है, उसका काम क्या है? वैलेंसिंग करना। क्या नाम रखा? वैलेंस बैंड, वैलेंस पट्टा। ऊपर जब ज्यादा एनर्जी उसकी बढ़ गई, हमने उसको एनर्जी दी, तो एनर्जी ज्यादा देने से क्या हुआ? अब वो कंडक्शन करने लग गया, उसने करंट फ्लो, करंट कंडक्ट करा दिया, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया? कंडक्शन बैंड। दोनों के 4 एन स्टेट हैं और एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। तो अब इस बेसिस पर, बेसिकली किस बेसिस पर? एनर्जी लेवल डायग्राम के बेसिस पर हम लोग मटेरियल्स को, सॉलिड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप इसे लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसे हटा रहा हूं और फिर हम इसका एनर्जी लेवल पर, एनर्जी लेवल के बेसिस पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखेंगे। हाँ, देखिए कैसे एनर्जी बैंड के बेसिस पर हम उसकी बात कर सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान देना भाई, इस वाले एक्सेस पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एनर्जी को, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो यहां पर बहुत सारे लेवल हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, और उन एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एनर्जी लेवल्स पे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो केवल वैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। तो इसका नाम हमने क्या दिया? दैट इज वैलेंस बैंड। कितनी एनर्जी की स्टेट्स होती हैं यहाँ पे? तो अभी हमने पढ़ा, उस वाले बड़े वाले ग्राफ से हमने सीखा था कि उसके पास 4n स्टेट्स होती हैं। फिर बीच में एक एनर्जी गैप था, एनर्जी गैप, और इस एनर्जी गैप के बाद फिर से क्या था? फिर से यहां पे कुछ स्टेट्स थी, कुर्सियां थी, जगह थी, बेड थे, रहने की जगह थी। उस रहने की जगह में भी कितनी स्टेट्स थी? वो भी 4n। क्या नाम था उसका? कंडक्शन बैंड। तो तब भी हम मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कराता है कौन? मेटल्स। कौन नहीं कराता? इंसुलेटर्स। तो अगर इसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड में इस स्टेट पे हर स्टेट पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हमने बोला कि इसका वैलेंस बैंड फिल्ड है, भरा हुआ है, और इसके यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं कंडक्शन कराने के लिए, यानी कि इसका जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी है। तो हमने क्या कहा कि भाई इसके कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम यहां से इसको एनर्जी देते भी हैं, अगर हम इसको यहां से एनर्जी देते हैं तो भी वो वहां नहीं पहुंच पाते। या एनर्जी आपको कितनी चाहिए? एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी ज्यादा दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से वहां पे जा सकता है, यहां से जंप करके वहां पे जा सकता है, लेकिन जाता नहीं। तो इस तरह के मटेरियल का क्या नाम देना चाहिए? तो उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। उनका नाम दिया जाता है क्या? कि वो इंसुलेटर्स हैं, कंडक्ट नहीं कराते इलेक्ट्रिसिटी को। अच्छा, क्या हम इनको कभी एनर्जी दे ही नहीं सकते क्या इतनी? तो आंसर है हमने देने की ट्राई की। जैसे हमने यहां से इनको एनर्जी दी हीट की फॉर्म में, तब हमने इनको हीट की फॉर्म में एनर्जी दी, तो क्या क्या इसने अपने पड़ोसी के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया उसको, क्योंकि उतनी एनर्जी मिली नहीं कि वहां चला जाए। तो एनर्जी यहां से आई जा रही थी, तो ये क्या कर रहा था? ये इसको कम एनर्जी मिल रही थी यहां पहुंचने की, इसको पहुंचना था वहां पे, तो इसने क्या किया? अपने पड़ोसी के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दी। जैसे अपने पड़ोसी के साथ शेयर करता रहा, हम इसको एनर्जी देते गए कि भाई चल तू कंडक्शन बैंड में चल, लेकिन इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी हुई कि ये इतना टेम्परेचर इसका राइज हो गया कि इसमें आग लग गई। जैसे लकड़ी, अगर लकड़ी को हम हीट देते हैं कि भाई तू एक काम कर, तू कंडक्टर बन जा, तो वो हीट देने से कंडक्टर बनने के कगार पर तब आती है, उससे पहले क्या जाती है? वो जल जाती है। तो अगर वो जल जाएगी तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि भाई साहब ये हम इस लकड़ी को, ये इंसुलेटर रहेगी, इसको कंडक्टर नहीं बना सकते। तो क्या दे सकते हैं? देते तो हैं, बट वो जाता ही नहीं वहां पे। तो उसके लिए एक नई तरह की चीज कहता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होता है। यहां पर आपका वैलेंस बैंड वाला पार्ट रहता है, इसके बीच में एनर्जी गैप विच इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर यहां पे कंडक्शन वाला बैंड होता है। तो इस कंडक्शन बैंड में सब में होते 4n स्टेट्स ही हैं, वैलेंस बैंड में भी 4n स्टेट्स होते हैं, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन अगर हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जा सकते हैं, और अगर यहां पे जा सकते हैं तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। यानी कि एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होगा
तो सेमीकंडक्टर, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होगा तो इंसुलेटर। देन व्हाट अबाउट द कंडक्टर्स, इनकी तो बात ही अलग है भाई। कंडक्टर्स की क्या बात अलग है कि अगर मान लीजिएगा हम यहां से ये जो एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं तो इसका जो वैलेंस बैंड है, जो कंडक्शन बैंड है, वो सब ओवरलैप होते हैं। सब ओवरलैप होने का मतलब क्या है, उसका मतलब ये कि अगर यहां से यहां तक का कंडक्शन बैंड है तो यहां से यहां तक क्या है, वैलेंस बैंड है, तो इसमें ऑलरेडी ओवरलैपिंग होती है, राइट। तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से करंट फ्लो उसमें हो जाता है कंडक्टर्स में। तो इस एनर्जी लेवल के बेसिस पर भी हमने क्या किया, हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर यानी कि मटेरियल का कैटेगराइजेशन कर लिया कि कौन कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा, कौन सेमीकंडक्टर होगा। तो डिफरेंट टाइप हम स्टडी करते जा रहे हैं, आगे सीखते जा रहे हैं। मैं टोटल पार्ट को जो मैंने आज पढ़ाया समराइज कर देता हूं। मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, फिर सेमीकंडक्टर को किस बेसिस पर हमने, सेमीकंडक्टर कंडक्टर यानी कि मेटल को किस बेसिस पर हमने कैटेगराइज किया, बेसिकली हमने बात की उस पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पर हमने बात की। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने देखा कि भाई इसमें से कौन कौन कारगर है, यानी कि कितने होते हैं, तो हमने देखा एलिमेंटल होते हैं, कंपाउंड होते हैं। कौन कौन कारगर है, तो वहां हमने देखा कि एलिमेंटल के बारे में पढ़ना चाहिए, एलिमेंटल के बारे में पढ़ना चाहिए, तो वहां पे सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में हमने स्टडी की, सिलिकॉन के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हमने देखी। फिर डायग्राम बना के हमने देखा कि एक्चुअल स्पेसिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल आइसोलेटेड एटम होता है तो क्या होता है, उसके बारे में स्टडी की। फिर वहां से हमारे पास निकल के आया एनर्जी लेवल का डायग्राम कि भाई एनर्जी लेवल का जो डायग्राम है, उस एनर्जी लेवल के डायग्राम से हमने क्या स्टडी किया, क्या रास्ता मिला। तो उस एनर्जी लेवल से हमें मिला कि भाई एनर्जी कम होती है, वो जंप नहीं कर सकता तो इंसुलेटर, कर जाए तो कंडक्टर, ओवरलैपिंग हो तो कर जाए तो सेमीकंडक्टर, ओवरलैपिंग हो तो क्या, कंडक्टर। इसके बाद अब हम फिर से कैटेगराइज करने जाएंगे कि अब जो सेमीकंडक्टर है उसकी भी कुछ टाइप्स होती है, लाइक प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, किस तरीके से हम उनको यूज करते हैं, क्या क्या कहानी है, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों खुश रहिएगा और आप लोग प्लीज बड़े ढंग से वीडियोस देखते रहिए, कंप्लीट वीडियोस देखते रहिए, आपको पक्के से चीजें समझ में आती रहेंगी। इसके बेस न्यूमेरिकल्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, दैट इज अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स करके एक चैनल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहे, थैंक यू वेरी मच।